हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल टैक्स फॉर टॉडलर्स पर। और दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, ये जून का महीना रहा है धमाधम सर्कुलर और नोटिफिकेशन का। कभी सर्कुलर और नोटिफिकेशन आ रही है ई फाइलिंग पोर्टल 2.0 के ऊपर, तो दोस्तों कभी 206 AB 206 CCA के ऊपर, और दोस्तों उसके बाद अब 194 Q के ऊपर। और दोस्तों आपको बताता हूँ, बहुत सरप्राइजिंग है, 1 जुलाई से TDS कटना है अंडर सेक्शन 194 क्यू। और इसी के साथ एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन, जैसे कि आप सभी को पता है, इंप्लीमेंट होने जा रहा है 206 AB और दोस्तों 206 CCA। और इसी के साथ आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कल रात को CBDT ने 8:06 पर, जो मैंने अपने मोबाइल में देखा ट्वीट, और उसमें लिखा हुआ था CBDT हैज इशूड अ सर्कुलर रिगार्डिंग सेक्शन 194 क्यू। अब सोचने वाली बात यह है दोस्तों, क्या अकाउंटेंट जो लोग कंपनीज में जॉब कर रहे हैं और जिन लोगों को इस सेक्शन में TDS काटना है, क्या वो पूरी रात बैठकर इस 5 पेज के भारी भरकम सर्कुलर को पढ़ेंगे और फिर अगले दिन जाकर अपना TDS का काम करेंगे? तो दोस्तों जो भी है, ये सरकार है, सरक सरक के काम कर रही है। और आपको बताना चाहूँगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस सर्कुलर में सरकार ने एक्सप्लेनेशन दी है और समझाने की कोशिश की है। और मैं आपको कहना भी चाहूँगा, सरकार देर आए लेकिन दुरुस्त आए। और आइए मैं आपके साथ सिलसिलेवार इस सर्कुलर को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि इसमें कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो सरकार ने बहुत अच्छी तरह से क्लियर कर दिए हैं। लेकिन इसके बाद आपको बताऊंगा कि कुछ ऐसे पॉइंट अभी भी रह गए हैं जिनके बारे में एक्सप्लेनेशन आना ज़रूरी है, जैसे कि डेफिनेशन ऑफ गुड्स, जिस पर इस सर्कुलर में भी कुछ नहीं कहा गया। और दोस्तों इसी तरह से बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जिन पर एक्सप्लेनेशन अभी डिपार्टमेंट की तरफ से ज़रूरी है। लेकिन जो भी है, ना मामा से कड़ा मामा अच्छा, जो आया है दोस्तों, आइए उसको डिस्कस करते हैं। सो फ्रेंड्स, सर्कुलर का नंबर है सर्कुलर नंबर 13, डेटेड 30 जून 2021। और फ्रेंड्स आपको बताना चाहूँगा, सर्कुलर को तकरीबन 4 पैराग्राफ में एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। लेकिन आपको बताता हूँ, हर पैराग्राफ के नीचे लगभग 3 पैराग्राफ के नीचे 5-5 पॉइंट दिए गए हैं। तो आइए ज़रा आराम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। और मैंने बहुत कोशिश की है कि इसको जितना इजी करके समझाया जा सके, सो दैट आप इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर सकें। शुरुआत करते हैं पैराग्राफ नंबर 1 के साथ, और जहां पर बताया गया है कि फाइनेंस एक्ट 2021 में सेक्शन 194 क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, जो इफेक्टिव होने वाला है 1 जुलाई से, जिसमें दोस्तों बायर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली हुई है, अगर उसका किसी भी प्रीवियस ईयर में पर्टिकुलर सेलर से परचेज रहता है 50 लाख रुपए से ज्यादा का, और ड्यूरिंग द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर उसका टर्नओवर था 10 करोड़ रुपए से ज्यादा का, तो दोस्तों उसे सेलर का TDS काटना है 0.1% से। यहां पर बताया गया है कि जो सेलर है, ही मस्ट बी अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया। ये भी बताया गया है कि जो TDS की डिडक्शन होनी है वो होनी है 50 लाख से ज्यादा के अमाउंट पे, यानी कि जब परचेज 50 लाख रुपए को एक्सीड करेगी तो आपको जितना अमाउंट 50 लाख रुपए से एक्सीड कर रहा है उस अमाउंट पर TDS काटना है। आइए फटाफट बढ़ते हैं सेकंड पैराग्राफ की तरफ। सेकंड पैराग्राफ में ये लिखा गया है कि बायर वो पर्सन है जिसने अपने बिजनेस के लिए ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर परचेज किया एक्सीडिंग ₹50 लाख, और दोस्तों इसका टर्नओवर पिछले साल का एक्सीड कर रहा था 10 करोड़ रुपीस को, या फिर इसकी ग्रॉस रिसिप्ट एक्सीड कर रही थी 10 करोड़ रुपीस को, और या फिर दोस्तों इसकी सेल एक्सीड कर रही थी 10 करोड़ रुपीस को। सेकंड पैराग्राफ में सेक्शन 194 क्यू सबसेक्शन 1 में एक एक्सप्लेनेशन दी गई है, जहां पर डिफाइन किया गया बायर को, और बताया गया है बायर वो पर्सन है जिसकी ग्रॉस रिसिप्ट्स या टर्नओवर या सेल फ्रॉम द बिजनेस ड्यूरिंग द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर वर एक्सीडिंग ₹10 करोड़। और फ्रेंड्स यहां पर फर्दर बताया गया है कि गवर्नमेंट चाहे तो एक क्लास ऑफ पर्संस को एग्जेम्प्ट कर सकती है 194 क्यू सबसेक्शन 1 की लायबिलिटीज से। जैसा कि आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था, सेक्शन 194 क्यू के 5 सबसेक्शन है, और दोस्तों इसका जो सबसेक्शन 3 है वो पावर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस सेक्शन को इंप्लीमेंट करते हुए अगर कोई भी डिफिकल्टी अराइज होती है तो उसके लिए इशू कर सकती है नोटिफिकेशन और गाइडलाइंस।
और दोस्तों इसी पावर को यूज करते हुए गवर्नमेंट ने ये सर्कुलर इशू किया हुआ है जिसका नाम है सर्कुलर 13। और दोस्तों इस बात की चर्चा की है पैराग्राफ नंबर 3 में। फ्रेंड्स ये था पैराग्राफ नंबर 1, 2, 3 जहां पर बताया गया था कि ये सेक्शन 194Q सबसेक्शन 1 कैसे एप्लीकेबल होगा। उसी के साथ बताया गया था बायर की डेफिनेशन क्या होगी और अगर गवर्नमेंट को जरूरत पड़ी तो गवर्नमेंट गाइडलाइन इशू करेगी थ्रू अ नोटिफिकेशन और अ सर्कुलर। तो फ्रेंड्स पैराग्राफ नंबर 4 के 4.1 में क्या रखा है, एप्लीकेबिलिटी ऑन ट्रांजैक्शंस कैरिड थ्रू वेरियस एक्सचेंजेस। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कमोडिटी एक्सचेंज के बारे में कि 2 पर्सन सेलर और बायर इन्वॉल्व है एंड सम सेल और परचेज इज बीइंग मेड थ्रू दीज एक्सचेंजेस, देन in that case it is very much difficult to find out a one-to-one correlation between seller and buyer। तो दोस्तों मैं कहना क्या चाह रहा हूं, यहां पर ब्रोकर्स के थ्रू ट्रांजैक्शन होती हैं और ब्रोकर सेलर और बायर के बिहाफ पे ट्रांजैक्ट करते हैं। तो क्योंकि सेलर और बायर का वन टू वन कोरिलेशन नहीं है तो दोस्तों गवर्नमेंट ने यहां पर क्या गाइडलाइन इशू की है, आइए सुनिएगा। सो फ्रेंड्स यहां पर कहा जाता है it has been represented that there are practical difficulties in implementing the provision of TDS contained in section 194Q of the Act in case of certain exchanges and clearing corporations. It has been stated that sometime in these transactions there is no one-to-one contract between the buyer and the seller. In order to remove such difficulties, it is provided that the provision of section 194Q of the Act shall not be applicable in relation to transaction in securities and commodities which are traded through recognized stock exchange or cleared and settled by recognized clearing corporation। और फ्रेंड्स इसी के साथ सेकंड पैराग्राफ में बताया जाता है ट्रांजैक्शंस इन इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी सर्टिफिकेट्स एंड एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट ट्रेडेड थ्रू पावर एक्सचेंज रजिस्टर्ड इन अकॉर्डेंस विद रेगुलेशन 21 ऑफ CERC। तो दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा अगर ये एनर्जी सर्टिफिकेट्स और इसके साथ में ट्रांजैक्शन इन इलेक्ट्रिसिटी की जाती है थ्रू दीज एक्सचेंजेस तब तो फ्रेंड्स 194Q एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन अगर ये ट्रांजैक्शन इन इलेक्ट्रिसिटी सेल और परचेज की डायरेक्ट की जाती है इलेक्ट्रिसिटी कंपनी से तो फ्रेंड्स इससे इंप्लाइड यही होता है कि उस केस में 194Q सेक्शन में TDS काटा जाएगा। सो फ्रेंड्स अगर बात करें पैराग्राफ नंबर 4.2 की तो दोस्तों यहां पर बताया गया है कि थ्रेशोल्ड लिमिट जो 50 लाख रुपीस की है वो जो आपने डिटरमाइन करनी है उसको कौन से पीरियड के लिए आप डिटरमाइन करेंगे। तो ऑल्दो जब आप चार्जिंग सेक्शन पढ़ते हैं तो चार्जिंग सेक्शन को पढ़ने के बाद हमें आइडिया लगता है कि जो हमने परचेज लेनी है 1 अप्रैल से लेकर पूरे साल के अंदर जो परचेज की गई है उसको आपको देखना है। तो दोस्तों आपको अपनी 50 लाख की परचेज या फिर जो आपने पेमेंट की है जब आप ये चेक करेंगे तो आपको डेट कंसीडर करनी है 1 अप्रैल 2021 से 30 जून 2021। यानी कि अगर आपने 1 अप्रैल 2021 से 30 जून 2021 के बीच में 50 लाख रुपए का अमाउंट सेलर के अकाउंट में क्रेडिट कर चुके हैं या फिर आप उसे ऑलरेडी 50 लाख रुपए का अमाउंट पे कर चुके हैं तो दोस्तों आपको 1 जुलाई से TDS काटना है उन सभी परचेज पर जो आप आगे करने वाले। नेक्स्ट फ्रेंड्स यहाँ पर बताया गया है कि इनकेस आपने पेमेंट पहले कर दी है और जो अमाउंट क्रेडिट किया है सेलर के अकाउंट में वो किया है 1 जुलाई या फिर 1 जुलाई के बाद तो इस सिचुएशन में क्या होगा। तो दोस्तों जरा सुनिएगा, whether the tax is required to be deducted in respect of advance paid before 1st July 2021 and some credited thereafter. The provision of this section shall not apply on any sum credited or paid before 1st July 2021 if either of the two events had happened before 1st July 2021. That transaction would not be subjected to provision of section 194Q of the Act. So दोस्तों अगर तो आपने पेमेंट भी और साथ में अमाउंट भी 50 लाख से ज्यादा का ऑलरेडी आप क्रेडिट कर चुके हैं तो दोस्तों 1 जुलाई के बाद जो भी अमाउंट बनेगा उस पर आपको TDS काटना है। और दोस्तों यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ध्यान रखने वाली बात यह है कि इन केस 50 लाख से भी अमाउंट ज्यादा एक्सीड कर चुका है यानी कि आप लोगों ने ऑलरेडी 52 लाख की बिलिंग कर चुके हैं और या फिर आप 52 लाख की पेमेंट भी कर चुके हैं तो सवाल ये उठा 1 जुलाई से जो TDS लगेगा या फिर TDS कटेगा क्या इस 2 लाख रुपए पर भी कटेगा। तो दोस्तों जहां तक मैं इस नोटिफिकेशन को जहां तक
मैं इस सर्कुलर को पढ़ पा रहा हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें 1 जुलाई से जो परचेज होने वाली है उस पर ये टीडीएस काटना है। अगर ऑलरेडी 50 या फिर 50 से ज्यादा का अमाउंट ऑलरेडी हम लोग क्रेडिट कर चुके हैं और पे भी कर चुके हैं दोस्तों, तो उस पर हमें टीडीएस नहीं काटना, क्योंकि सेक्शन कहता है एनी अमाउंट पेड और क्रेडिटेड आफ्टर 1 जुलाई। तो दोस्तों इस बात का मुझे यहां ऐसा लगता है कि हमें ये इंटरप्रिटेशन लेना चाहिए कि ऑल्दो आपने अगर परचेज 50 लाख से ज्यादा की भी कर दी है या फिर आप पेमेंट 50 लाख से ज्यादा का भी कर चुके हैं, लेकिन उस केस में आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको जो टीडीएस काटना है वो केवल अब उस अमाउंट पे काटना है जो कि बिल होगा 1 जुलाई के बाद। दोस्तों आगे चर्चा की गई है कि हम जो टीडीएस कटेगा परचेज रिटर्न के रिस्पेक्ट में उसका क्या रहेगा, और उसी के साथ अगर आपने टैक्स पे कर रखा है परचेज के साथ तो टीडीएस काटते हुए क्या हमें जीएसटी को इंक्लूड करना है या नहीं करना, यानी कि परचेज का अमाउंट जो 50 लाख से ऊपर वाला जिस पर टीडीएस कटना है वो इंक्लूडिंग जीएसटी होगा या नहीं। तो आइए दोस्तों इसके बारे में बताया गया है कि यहाँ पर 2 सर्कुलर हमारे पास हैं। पहला सर्कुलर दोस्तों है सर्कुलर नंबर 17 29 सितंबर 2020 का, जो कि था दोस्तों टीसीएस के रिस्पेक्ट में, और यहाँ पर कहा गया था कि अंडर सेक्शन 206C1H टीसीएस विल बी कलेक्टेड ऑन ग्रॉस अमाउंट इंक्लूडिंग जीएसटी। लेकिन फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं एक और सर्कुलर की, जो सर्कुलर है डेटेड 19 जुलाई 2017, यानी कि सर्कुलर नंबर 23 19 जुलाई 2017, यहां पर ये लिखा हुआ था जहां तक टीडीएस ऑन सर्विस की बात की जाएगी तो दोस्तों सर्विसेज की वैल्यू पर टीडीएस काटते हुए आपको जीएसटी इंक्लूड नहीं करना। इन केस ऑफ सर्विसेज बताया गया है कि जब भी आप टीडीएस का प्रोविजन करेंगे तब आप जीएसटी को एक्सक्लूड करेंगे, लेकिन यहीं पर अगर आप टीसीएस का प्रोविजन करते हैं सेक्शन 206C1H में तो दोस्तों वहां पर आपको जीएसटी इंक्लूड कर टीसीएस कलेक्ट करना है। इसी सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए, या फिर मैं ये कहूं कि इसी सिचुएशन के बिल्कुल पैरेलली सिचुएशन क्लियर की गई है सेक्शन 194Q के लिए। लेकिन दोस्तों अगर बात करते हैं एडवांस पेमेंट की तो यहां पर बताया गया है कि बायर ने अगर सेलर को एडवांस पेमेंट कर दी है तो क्योंकि एडवांस पेमेंट के रिस्पेक्ट में अभी इनवॉइस फ्यूचर में इशू होगा और एडवांस पेमेंट करने के टाइम पर हम लोग जीएसटी का अमाउंट ऑलरेडी डिटरमिन नहीं कर सकते, तो एडवांस के टाइम आप बिल्कुल भूल जाएंगे कि ये जीएसटी इंक्लूडेड है या एक्सक्लूडेड है। दैट मींस ऑन द अमाउंट ऑफ एडवांस यू हैव टू डिडक्ट टीडीएस ऑन फुल अमाउंट। फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट जो सीबीडीटी ने क्लियर किया वो किया परचेज रिटर्न के बारे में। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं जिस टाइम पर हम लोग परचेज करते हैं परचेज रिटर्न पिक्चर में नहीं आती। दैट मींस इन रिस्पेक्ट ऑफ द परचेजेस द टीडीएस विल बी डिडक्टेड एट द टाइम व्हेन द अमाउंट विल बी क्रेडिटेड टू द सेलर और द एक्चुअल अमाउंट इज पेड टू द सेलर व्हिचएवर इज अर्लियर। अब दोस्तों परचेज रिटर्न आएगी बाद में, तो यहां पर बताया गया अगर सेलर परचेज रिटर्न का पूरा अमाउंट रिफंड कर देता है तो दोस्तों जितना टीडीएस का अमाउंट है ये एडजस्ट हो जाएगा नेक्स्ट परचेज से उसी सेलर के साथ में, अगर बायर उसी से आने वाले टाइम में परचेज करता है। दूसरी तरफ दोस्तों अगर परचेज रिटर्न के रिस्पेक्ट में दूसरे गुड रिप्लेस कर दिए जाते हैं, यानी कि परचेज रिटर्न जो कारण रही थी वो किसी डिफेक्ट का कारण रही थी या फिर गुड्स उस क्वालिटी के नहीं थे इस कारण से वापस आ गए थे, और अब सेलर अगर उन गुड्स को रिप्लेस कर देता है तो इस केस में आपके टीडीएस की एडजस्टमेंट पॉसिबल नहीं होगी।